अब हम बात करें इसके विपरीत यानी कि लेनदार आवर्त अनुपात क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि हमने जो उधार क्रय किया है, उधार माल हमने जो क्रय किया है, उसका जो पेबल पीरियड है, देय अवधि है, वो क्या होगी, कितने स्पीड में, कितने जल्दी से हम उन लेनदारों को भुगतान कर पाएंगे। और इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार, यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेस। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। लेनदार आवर्त अनुपात की गणना के लिए हमको सूत्र प्रयोग में लाना है, शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार प्राप्य। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर और पेबल। यहाँ औसत लेनदार यानी कि एवरेज क्रेडिटर कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। औसत भुगतान अवधि या औसत साख अवधि निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू एवरेज क्रेडिटर और पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेस इनटू 365 डेज और 12 मंथ। निम्नलिखित आंकड़ों से लेनदार के आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। वर्ष 2005 के दौरान उधार क्रय 12 लाख, लेनदार प्लस देय विपत्र के आधार पर देय खाते 1 जनवरी 2005 को 4 लाख, लेनदार और देय विपत्र के आधार पर देय खाते 31 दिसंबर 2005 को 2 लाख। यहाँ पर क्योंकि हमको एवरेज पेमेंट पीरियड की कैलकुलेशन करनी है और एवरेज पेमेंट पीरियड के फॉर्मूले के लिए हमको सबसे पहले तो एवरेज क्रेडिटर चाहिए और उसके बाद नेट क्रेडिट परचेस चाहिए। तो सबसे पहले हम एवरेज क्रेडिटर निकाल लें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एवरेज क्रेडिटर है ओपनिंग और क्लोजिंग वो दोनों मिला के है 4 लाख प्लस 2 लाख और डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं एवरेज के लिए तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 3 लाख की। नेट क्रेडिट परचेस यहाँ पर दिया हुआ है 12 लाख का और डिवाइड कर दे, हम इसको फॉर्मूला में पुट कर दे तो नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट पेबल, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम। निम्न संख्याओं से लेनदार आवर्त अनुपात तथा औसत भुगतान अवधि माह में ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ। टोटल परचेस 16,000, कैश परचेस 3,000, परचेस रिटर्न 1,000, क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2014 1,000, creditor 31st March 2014 1400, bills payable 1st April 2014 900, bills payable 31st March 2014 700। यहाँ पे क्योंकि हमको लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी नेट क्रेडिट परचेस की और एवरेज ट्रेड पेबल की, और एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एवरेज ट्रेड पेबल और नेट क्रेडिट परचेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेट क्रेडिट परचेस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल परचेस दिया हुआ है। अब इस टोटल परचेस में से हम अगर कैश परचेस माइनस कर दें और एक चीज दी गई है परचेस रिटर्न, इसको भी हम माइनस कर दें तो बैलेंस जो हमारा बचता है वो नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा। तो टोटल परचेस दिया गया है 16,000, इसमें से हम कैश परचेस माइनस कर दें 3,000 और हम माइनस कर दें परचेस रिटर्न 1,000, तो बैलेंस 12,000 हमको नेट क्रेडिट परचेस मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर हम कैलकुलेट कर ले एवरेज ट्रेड पेबल की। तो एवरेज ट्रेड पेबल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड्स है वो तो एक यहाँ पर क्रेडिटर दिया गया है, ओपनिंग क्रेडिटर जो है ये 1,000 का है और उसके बाद ओपनिंग बिल्स पेबल दिया गया है 900, ये दोनों मिलके पेबल्स हो जाएंगे और प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1400 का एक क्रेडिटर क्लोजिंग दिया गया है और उसके बाद क्लोजिंग पेबल्स दिए गए 700 के। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग पेबल ओवरऑल अगर हम जोड़ लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1900, 1000 प्लस 900 1900 और प्लस
1400 प्लस 700 यानी कि 2100 और डिवाइडेड बाय 2 हम कर देते हैं तो ये 2000 एवरेज ट्रेड पेबल हो जाता है। अब हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लें तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट कर लिया है 12,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल हम कैलकुलेट कर लिए 2000 तो ये हो जाएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 टाइम। देन एवरेज पेमेंट पीरियड हमको कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12। तो एवरेज ट्रेड पेबल हमने कैलकुलेट कर लिया है 2000 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज है 12,000 इनटू 12 यानी 2 मंथ। निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलित कीजिए। पहला, देनदार आवर्त अनुपात। दूसरा, औसत वसूली या संचय अवधि। तीसरा, देय आवर्त अनुपात। चौथा, औसत भुगतान अवधि। विक्रय 8,75,000, लेनदार 90,000, प्राप्य विपत्र 48,000, देय विपत्र 52,000, क्रय 4,20,000, देनदार 59,000। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। हमको इनको कैलकुलेट करने से पहले इनके फॉर्मूले पे फोकस करना है कि किस किस पॉइंट में कौन कौन सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है जो हम पहले से निकाल लें। तो फर्स्ट जब हम डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल जो हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर और रिसीवेबल। हमने देखा था कि अगर सेल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है कि वो क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्रेडिट सेल मान लेते हैं। तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सेल जो 8,75,000 दी गई है उसको हम क्रेडिट सेल मान लेंगे। एंड सेकंड जो उसके फॉर्मूले में हम यूज करते हैं एवरेज डेटर और रिसीवेबल। तो यहाँ पे दो चीजें हमको एवरेज डेटर और रिसीवेबल दिखाई दे रही। एक तो हमारे पास डेटर है 59,000 के और दूसरा एक 48,000 का हमको बिल्स रिसीवेबल प्राप्य पत्र दिखाई दे रहा है। दोनों को हम प्लस कर लें तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,75,000 डिवाइडेड बाय 1,07,000 8.18 टाइम। सेकेंड हमको इसमें कैलकुलेट करना था एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है एवरेज डेटर इंटू 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल की। क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमको कैलकुलेट करना है वो संचय की गई अवधि का है तो केवल हमको संचय की अवधि यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर 365 को डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 365 डेज 1 ईयर के लिए ईयरली पीरियड है ये तो इसको हम डिवाइड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो से जो हमने फाइंड आउट किया था 8.18 तो ये हो जाएगा 45 डेज। थर्ड हमको यहाँ कैलकुलेट करना है पेबल टर्नओवर रेशियो जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। तो परचेस यहाँ पर हम देख रहे हैं 4,20,000 दिया गया है और डिवाइड कर दिया हम इसको टोटल पेबल से तो इसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे और बिल्स पेबल आ जाएंगे जिसमें कि क्रेडिटर है 90,000 और बिल्स पेबल है 52,000। तो ये हो जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1,42,000 यानी कि पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 3 टाइम। यानी कि पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 3 टाइम। फोर्थ हमको यहाँ एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। ईयरली है यहाँ पर तो 365 डेज में से हम डिवाइड कर देंगे इसको पेबल टर्नओवर रेशियो से जो कि हमने थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट किया है 3 टाइम। तो ये हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 3 यानी 122 डेज। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू 122 डेज। लेखांकन अनुपातों की गणना के अगले क्रम में हम देखेंगे कार्यशील पूंजी अनुपात यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम जाने।
वास्तव में जब हम बिजनेस में वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं, कार्यशील पूंजी लगाते हैं, कितना उससे टर्नओवर मिला, यानी कि बिजनेस में वो कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है, प्रोडक्शन में कितना उसका यूज़ हो रहा है, उसका और अन्य जो माल हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक रेशियो एनालिसिस करने के लिए, अनुपात की गणना करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यापार में जो व्यापार की कार्यकुशलता होती है, यानी कि पूंजी से संबंधित जो कार्यकुशलता होती है, एक तो उसको प्रदर्शित करती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसका सीधा सीधा संबंध शुद्ध विक्रय से होता है। जितना भी टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसमें जितना भी माल बेचा गया, शुद्ध विक्रय किया गया, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों को मिलाकर जो सेल किया गया, उससे ये संबंध स्थापित करता है। बात करें अगर हम यहाँ पर इसके सूत्र की कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम वर्किंग कैपिटल चेंज यानी कि कार्यशील पूंजी अनुपात की गणना करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। अब क्योंकि हम फॉर्मूला पे फोकस करेंगे कि यहाँ पर हमको कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए, तो एक तो हमको चाहिए बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और दूसरा हमको चाहिए कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। हमने देखा कि बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कौन से पॉइंट्स हमको वहाँ पर दिए गए हैं, और उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे थे कि किस किस कंडीशन में हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले वाले प्रोसेस में देखा था कि किस किस तरह से हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करके। और जब दोनों चीज़ें हमको ज्ञात हो जाएंगी तो इस फॉर्मूले में रखकर हम बहुत आसानी से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में हमने देखा कि ये एक्चुअली नेट जो सेल होता है उससे एक रिलेशन बना देती है, एक अनुपात जो है वो हमको बता देती है। लेकिन हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न में अगर वर्किंग कैपिटल दिया गया है तो हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो जो टोटल जो एसेट्स दी गई है और लायबिलिटी दी गई है, दोनों के डिफरेंस से हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की लायबिलिटीज़ होती हैं, तो किन किन एसेट्स और लायबिलिटी को हमको वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में शामिल करना है, ये भी हमको देखना होता है। तो यहाँ पर हम जब देख लें कि जब हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ हमको सिर्फ करेंट एसेट्स को ही लेना है वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन में, और ठीक इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज़ को देखें तो केवल करंट लायबिलिटीज़ को ही हमको यहाँ पर शामिल करना है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी गई है, तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मेथड्स जो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में कि क्या पॉइंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई बार जो भी फॉर्मूले हम देख रहे हैं, 4 फॉर्मूले हमने इससे रिलेटेड देखे पिछले टॉपिक में, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिखाई नहीं देता है जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत को ज्ञात कर सकें। ऐसे कंडीशन में सेल की जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी यानी कि नेट सेल की जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी, उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत मान लेंगे। तो ये तो बात रही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। अब हम देखें अगला जो हमारा रेशियो एनालिसिस है, विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम शुद्ध संपत्ति, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि किन किन चीज़ों को हम इसमें नेट एसेट्स में शामिल करते हैं, इसमें बस हमको एक नई चीज़ ऐड कर देनी है, नेट वर्किंग कैपिटल। शुद्ध कार्यशील पूंजी को भी अगर हम इसमें साथ में ऐड कर दें तो यहाँ पर हमको जो कैपिटल मिलेगी उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें।
शुद्ध कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल अगर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ा तो हम करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत ना दी गई हो तो उसके स्थान पर हम विक्रय की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। और विनियोजित पूंजी की कैलकुलेशन की अगर जरूरत पड़े एम्प्लॉयड कैपिटल की तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। विनियोजित पूंजी बराबर शुद्ध स्थायी संपत्ति प्लस शुद्ध कार्यशील पूंजी। Calculate working capital turnover ratio from the following information. Current assets 9 lakh, revenue from operation 30 lakh, current liabilities 3 lakh, sales return 50,000। यहाँ पर क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कैलकुलेट करना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। वैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करते हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं है तो नेट सेल की ही अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे और डिवाइड करना है हमको इसको वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमको चाहिए यहाँ पर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यहाँ पर पहले हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो करंट एसेट्स है हमारे पास क्वेश्चन में 9 लाख और करंट लायबिलिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 लाख, यानी कि 6 लाख हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ हम फॉर्मूले में इसको पुट कर दें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इक्वल टू नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल यानी 30 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 5 टाइम। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5 टाइम। From the following information, calculate working capital turnover ratio. Current assets 8 lakh, current liability 2 lakh 50,000, credit sale 15 lakh, cash sale 1 lakh 80,000, sales return 30,000. Second, capital employed 5 lakh, net fixed assets 3 lakh, cost of goods sold 24,000, grand profit 4 लाख। यहाँ हमको दोनों ही कंडीशन में क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो नेट सेल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दो अलग अलग कंडीशन में, उसमें हम वर्किंग कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ही हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं नेट सेल। यहाँ कैश सेल दी गई है, क्रेडिट सेल दिया गया और सेल्स रिटर्न दिया गया, तो बहुत आसानी से हम इनके बेस पे नेट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश सेल दिया गया है 1,80,000, क्रेडिट सेल दिया गया है 15 लाख और सेल्स रिटर्न दिया गया है 30,000। तो 1,80,000 प्लस 15 लाख माइनस 30,000 यानी कि 16,50,000 जो है वो हमारा नेट सेल कहलाएगा। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर ले तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हालांकि बहुत सारे स्टेप होते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमको बहुत स्पष्ट रूप से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे दी गई है तो हम बहुत आसानी से वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट एसेट्स है 8 लाख और करंट लायबिलिटी है 2,50,000 यानी कि 5,50,000 जो है वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट सेल हमको मिल गई है 16,50,000 और वर्किंग कैपिटल मिल गई है 5,50,000। तो डिवाइड कर दे हम दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दे तो यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 3 टाइम। सेकेंड कंडीशन में जबकि हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी हमको नेट सेल और नेट वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो नेट सेल के लिए हम बहुत आसानी से हम तो देखते हैं कि कैश सेल में क्रेडिट सेल ऐड करके फिर हम उसमें माइनस कर देते हैं, रिटर्न तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या जानकारियां दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, उसके बेस पे हम बहुत आसानी से नेट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत में सकल लाभ को जोड़ देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य जो होता है वो लागत में लाभ को जोड़ के निर्धारित किया जाता है।
तो यहाँ पर नेट सेल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 24,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, यानी 4,24,000 ये हमारा टोटल नेट सेल हो जाएगी। अब नेट वर्किंग कैपिटल हम फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करके कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के लिए हमको दो चीजें दी गई हैं, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है और एक नेट फिक्स एसेट्स दिया गया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स एसेट्स के बेस पे हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पर 5 लाख और नेट फिक्स एसेट्स है 3 लाख, तो ये बैलेंस 2 लाख जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब इसके बेस पे हम बहुत आसानी से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट सेल है 4,24,000, नेट वर्किंग कैपिटल है 2 लाख, तो ये जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ये आ जाएगा हमारा 2.12 टाइम्स।